अरे हरिया, देखा मैंने, इन दोनों को रास्ते से हटा दिया। अब कोई भी मेरी राह में नहीं आएगा। सुना है इनकी 2 बेटियां भी हैं, जा उन्हें भी पकड़ कर ले आ, उन्हें भी खत्म कर देंगे, फिर सारी जमीन मेरी हो जाएगी। ठाकुर साहब, मैं अभी चाहता हूँ, दोनों को ढूंढ कर ले आता हूँ। तभी पेड़ के पीछे छुपी सोनम और चंदा ये सब सुन लेती है। नहीं नहीं, मुझे किसी भी तरह चंदा को लेकर यहाँ से भागना होगा। इतना सोचते ही सोनम चंदा का हाथ पकड़ लेती है और दोनों घने जंगल की ओर दौड़ने लगती है। तभी अचानक सोनम का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो संतुलन खोकर जमीन पर गिर जाती है। गिरते ही वो बेहोश हो जाती है। चंदा डर के मारे रोने लगती है और अपनी बहन को हिलाने लगती है। दीदी दीदी उठो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसी समय वहां से एक जादूगरनी गुजर रही होती है। वो चंदा की रोने की आवाज सुनकर रुक जाती है। अरे ये तो एक मासूम बच्ची है और इतनी जोर जोर से रो रही है। लगता है किस्मत ने इसे बेसहारा बना दिया है। वो पास आकर चंदा को ध्यान से देखती है, फिर बेहोश पड़ी सोनम की ओर नजर डालती है। ये इसकी बड़ी बहन होगी, शायद मर चुकी है। मुझे इससे क्या, मुझे तो इस बच्ची की जरूरत है। यही मेरी तंत्र विद्या का सबसे बड़ा सहारा बनेगी। जादूगरनी चंदा को गोद में उठाती है और जंगल के रास्ते अंधेरे में गायब हो जाती है। कुछ देर के बाद सोनम को होश आने लगता है। ये क्या? चंदा कहाँ गई? चंदा, तुम कहाँ हो? वो लड़खड़ाते हुए खड़ी होती है और चारों ओर दौड़ दौड़ कर देखने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे माँ पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे और अब मेरी बहन चंदा भी मुझसे दूर हो गई। इतना कहते ही सोनम जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ समय पहले हरिपुर गांव में किशोर अपनी पत्नी लता और अपनी 2 मासूम बेटियों सोनम और चंदा के साथ खुशी खुशी रहता था। किशोर दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करता था। एक दिन रोज की तरह काम से लौटते समय रास्ते में ठाकुर रघुवीर सिंह की नजर उस पर पड़ती है। अरे ये तो किशोर है, इसके पास कई बीघा जमीन है। अगर ये जमीन मेरी हो जाए तो मैं और ताकतवर बन जाऊंगा, लेकिन सीधे छीनना आसान नहीं होगा, पहले इसका भरोसा जीतना होगा। वो किशोर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ठाकुर साहब, आप यहाँ इस वक्त? अरे किशोर, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ, दिन रात गधों की तरह मेहनत करते रहते हो, खेत में मजदूरी करते हो, फिर भी लगता नहीं कि तुम्हारे पास कुछ पैसे बचते होंगे। क्या बताऊँ ठाकुर साहब, यही हमारी किस्मत है। कितना भी मेहनत कर ले, आखिर में हाथ में चंद सिक्के ही आते हैं। लेकिन क्या करें, जमीन हमारी है, उसे छोड़ भी नहीं सकते, मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, इसीलिए तो मुझे तुम जैसे ईमानदार और भरोसेमंद आदमी की जरूरत है। तुम खेती करते रहो, लेकिन साथ साथ मेरी हवेली पर भी आया करो। मुझे हिसाब किताब देखने के लिए एक आदमी चाहिए, इससे तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और मुझे भरोसेमंद साथी भी। ठीक है ठाकुर साहब, मैं भी सोच रहा था कि खेती के साथ साथ कोई दूसरा काम कर लूँ, ताकि अपनी पत्नी और बेटियों को अच्छे से ध्यान रख सकूँ। कल से इसी समय आपकी हवेली पर आ जाऊँगा। रघुवीर ठाकुर वहां से चला जाता है और रास्ते में धीरे धीरे हंसता है। फंस गया बकरा मेरे जाल में, अब देखता हूँ इसे किस तरह भिखारी बनाता हूँ। समय बीतता है। किशोर ईमानदारी से हवेली पर काम करने लगता है। एक दिन रघुवीर ठाकुर जमीन के कई कागज लेकर उसके पास आता है। क्या हुआ ठाकुर साहब, आज आप इतने सारे जमीन के कागज क्यों लाए हैं? अरे किशोर, तुम इतने दिनों से मेरा हिसाब देख रहे हो, बस इन कागजों पर तुम्हारा अंगूठा लगाना रह गया है। इन पर अंगूठा लगा दो ताकि आगे भेज सकूं कि तुमने सब ठीक से जांच लिया है। हाँ ठाकुर साहब, क्यों नहीं। फिर किशोर बिना कुछ सोचे समझे सारे कागजों पर एक एक करके अपना अंगूठा लगा देता है। कागज हाथ में लेते ही रघुवीर ठाकुर जोर जोर से हंसने लगता है। ठाकुर साहब, आप क्यों हंस रहे हैं, क्या हुआ? अरे तुम जैसे मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। बिना समझे इन कागजों पर अंगूठा लगा दिया। तुम्हें पता है ये कागज किसके हैं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि ये हिसाब किताब के कागज हैं। नहीं, ये कोई हिसाब के कागज नहीं है।
ये तुम्हारी सारी ज़मीन के कागज़ है। अब तुम्हारी जितनी भी ज़मीन थी वो सब मेरे नाम हो चुकी है। अब तुम वहाँ खेती भी नहीं कर सकते। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं ठाकुर साहब? ऐसा मत करिए। अगर मेरी थोड़ी सी ज़मीन भी आप ले लेंगे तो मैं अपनी दोनों बेटियों की परवरिश कैसे करूँगा? मेरा घर कैसे चलेगा? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते ठाकुर साहब। क्यों नहीं कर सकता? मैं इस गांव का ठाकुर हूँ। सबसे ताकतवर बनने के लिए तुम सबकी ज़मीन मेरे नाम होनी चाहिए। अब यहाँ से चला जा, तू कुछ नहीं कर सकता अब। फिर रघुवीर ठाकुर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी पीछे से रमन भागता हुआ आता है। उसका चेहरा घबराया हुआ होता है। ठाकुर साहब, ये आपने क्या किया? मेरी ज़मीन पर कब्जा क्यों कर लिया? आपके आदमी मेरी सारी फसल उखाड़ कर फेंक गए और मुझे धक्के मारकर खेत से बाहर निकाल दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। अगर आप मेरी ज़मीन छीन लेंगे तो मैं उसकी शादी कैसे करूँगा? मुझ पर कुछ मेहरबानी करिए ठाकुर साहब। तुम्हारी बेटी की शादी का ठेका मैंने लिया है क्या? और वैसे भी अब वो ज़मीन मेरी हो चुकी है। तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं ठाकुर साहब, ऐसा मत करिए। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं अपनी बेटी को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता ठाकुर साहब। अगर अपनी बेटी को तड़पते हुए नहीं देख सकते तो मरते हुए तो देख सकते हो। अब तुम्हें भी जान से मार दूंगा ताकि सारी जाति खत्म हो जाए। रघुवीर की बात सुनकर रमन डर के मारे कांपने लगता है और पीछे हटने लगता है। अरे रमन, तुम जा क्यों रहे हो? अपनी ज़मीन लेकर जाना। भाई, ठाकुर से कौन पंगा लेगा? वो तो मुझे जान से मारने पर तुला है। अगर मैं मर गया तो अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगा? ज़मीन चली गई तो चली गई, जान है तो जहान है। अगर बच गया तो किसी गरीब से अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, लेकिन अगर मर गया तो मेरी बेटी बेसहारा हो जाएगी। मुझे ज़मीन नहीं चाहिए, मैं संतोष कर लूँगा। फिर रमन रोते हुए वहाँ से चला जाता है। रघुवीर ठाकुर फिर से ठहाका लगाकर हंसने लगता है। तुम जैसे कमज़ोर लोगों का यही होता है। अपनी जान की चिंता करते हो और दौलत कमाने का मौका हाथ से जाने देते हो। अब तुम भी यहाँ से चले जाओ, वरना बेकार में मारे जाओगे। उसी समय पीछे से लता दौड़ती हुई आती है। उसकी आंखों में डर और आंसू होते हैं। ये क्या है? मुझे रमन भाई साहब ने बताया कि आपने हमारी सारी जमीन अपने नाम कर ली है। हाँ, और अब तुम दोनों पति पत्नी अपनी दोनों बेटियों को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना तुम दोनों भी जान से मारे जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता। हम अपनी जमीन आपको नहीं दे सकते। हमने खून पसीना बहाकर वो जमीन खरीदी है। लता बिल्कुल ठीक कह रही है ठाकुर साहब। हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, हमें हमारी ज़मीन वापस चाहिए। अच्छा, तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। अब देखो मैं क्या करता हूँ। फिर रघुवीर ठाकुर अचानक खंजर निकालता है और किशोर और लता पर टूट पड़ता है। कुछ ही पलों में वो दोनों को बेरहमी से मार देता है। तुम जैसे दो कोड़ी के लोग हम जैसे ठाकुरों से लड़ाई करेंगे? पहले ज़मीन गई और अपनी जान भी गवा बैठोगे। हरिया, क्या कर रहा है? जाओ और सुन, इसकी दो मासूम बेटियां भी हैं, उन्हें पकड़कर यहाँ ले आ। उन्हें भी मारकर फेंक दूंगा ताकि सारी ज़मीन और घर हमारा हो जाए। ठाकुर साहब, मैं अभी जाता हूँ, दोनों को ढूंढ कर ले आता हूँ। हरिया तेजी से इधर उधर देखने लगता है। तभी पेड़ के पीछे छिपी सोनम और चंदा ये सब सुन लेती है। नहीं नहीं, मुझे किसी भी तरह अपनी बहन को लेकर यहाँ से भागना होगा। इन्होंने मेरे माँ पिताजी को मार दिया, लेकिन मैं अपनी चंदा को कुछ नहीं होने दूंगी। इतना सोचते ही सोनम चंदा का हाथ पकड़ लेती है और दोनों जंगल की ओर दौड़ने लगती है। तभी सोनम का पैर पत्थर से टकराता है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। दीदी दीदी उठो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसी समय वहाँ से एक जादूगरनी गुजरती है। वो रोने की आवाज़ सुनकर रुक जाती है। अरे, ये तो एक मासूम बच्ची है। इतनी जोर जोर से रो रही है। लगता है किस्मत ने इसे बेसहारा बना दिया है। वो वापस आकर चंदा को देखती है और फिर बेहोश पड़ी सोनम की ओर नजर डालती है। ये इसकी बड़ी बहन होगी, शायद मर चुकी है। मुझे इससे क्या, मुझे तो इस बच्ची की जरूरत है। यही मेरी तंत्र विद्या का सबसे बड़ा सहारा बनेगी। जादूगरनी चंदा को गोद में उठाकर जंगल में गायब हो जाती है। कुछ देर बाद सोनम को होश आता है। ये क्या? चंदा कहाँ गई? चंदा, तुम कहाँ हो?
वो लड़खड़ाते हुए खड़ी होती है और चारों तरफ देखने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे माँ पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे और अब मेरी बहन भी मुझसे दूर हो गई। सोनम जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी सिसकियों से पूरा जंगल गूंज उठता है। उसी समय वहां से एक पति पत्नी गुजरते हैं। अरे जी, देखिए ना, वो मासूम बच्ची कितना जोर जोर से रो रही है। चलिए, हमें उसके पास जाना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, चलो जाकर देखते हैं। गोपाल और अनीता सोनम के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। क्या हो गया बेटी, तुम इतना रो क्यों रही हो? सोनम रोते हुए अपनी सारी कहानी सुना देती है। अरे बेटी, ठाकुर ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारी बहन भी तुमसे बिछड़ गई, लेकिन चिंता मत करो, हम लोग हैं ना, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस तरह अनाथ होकर तुम कहाँ जाओगी? तुम हमारे साथ चलो, हम दोनों मिलकर तुम्हें अच्छी जिंदगी देंगे। लेकिन मुझे अपनी बहन को ढूंढना है। पता नहीं चंदा कहाँ होगी, किस हाल में होगी। बेटी, ये घना जंगल है, तुम्हारी बहन बिछड़ गई है। हो सकता है कोई जंगली जानवर उसे ले गया हो। यहाँ ज्यादा देर रुकोगी तो तुम्हारी जान को भी खतरा है। समझाने के बाद गोपाल और अनीता सोनम को अपने साथ घर ले आते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और देखते ही देखते 18 साल गुजर जाते हैं। सोनम अब जवान हो चुकी होती है और गोपाल अनीता के साथ रहती है। दूसरी ओर चंदा जादूगरनी के साथ रहकर काली शक्तियां सीखने लगती है। एक दिन, माँ, अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतने सालों से मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मेरे असली माता पिता कहाँ हैं? अब इसे झूठी कहानी सुनानी होगी, तभी ये गांव वालों से बदला लेगी और मेरी शक्ति बढ़ेगी। बेटी, तुम्हें गांव के चौराहे से उठाकर लाई थी। गांव वालों ने मिलकर तुम्हारे माता पिता को मार दिया था। तुम्हें भी मारने वाले थे, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया। क्या वो लोग मुझे भी मारने वाले थे? हाँ बेटी, इसीलिए तो तुम्हें अपने साथ ले आई। अब तुम कभी उनके पास मत जाना, वरना वे फिर तुम्हें मार देंगे। नहीं माँ, जिन्होंने मेरे माता पिता को मारा है, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं सबसे बदला लूंगी। हाँ बेटी, तुम ठीक कहती हो। मैं तुम्हें ऐसी शक्तियाँ दूंगी जिससे तुम सबको खत्म कर सकोगी। जादूगरनी मंत्र पढ़ती है और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी आ जाती है। इस छड़ी से जिस पर भी वार करोगी वो मर जाएगा और उसकी आत्मा इसमें समा जाएगी। अब मैं सबसे बदला लूंगी। फिर चंदा छड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। इधर सोनम उदास होकर घर के बाहर बैठी रहती है। बेटी, 18 साल से ना तुम ठीक से खाती हो, ना हंसती हो, ना किसी से बात करती हो। ये गम कब तक ढोगी? माँ, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर उस दिन मैं नहीं गिरती तो आज मेरी बहन मेरे पास होती। मैं अपने माता पिता को भी नहीं बचा पाई। बेटी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। चलो कुछ खा लो। नहीं माँ, मुझे खाने का मन नहीं है। तभी गांव में अचानक अफरा तफरी मच जाती है। अभी तो सब शांत था, अब सब लोग क्यों भाग रहे हैं? लगता है कोई बड़ी घटना हुई है। मुखिया भागता हुआ आता है। भागो भागो, जादूगरनी की बेटी आ गई, वो सबको मार देगी। क्या जादूगरनी लौट आई? हाँ, उसकी बेटी है, हमें अपनी जान बचानी होगी। बेटी, घर के अंदर चलो, बाहर खतरा है। नहीं माँ, मैं देखना चाहती हूँ कि सब उससे इतना डर क्यों रहे हैं। गांव की चौपाल पर चंदा खड़ी होती है। रुक जाओ, जो भागेगा उसे मैं अभी मार दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? निर्दोष लोगों को मत मारो। मैं जादूगरनी की बेटी हूँ,
मेरे पास इतनी शक्ति है कि सबको खत्म कर दूं। नहीं, तुम निर्दोष लोगों को नहीं मार सकती। आखिर ऐसा क्यों कर रही हो? इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे माता पिता को मारा। अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम किसी को मारोगी तो हम सब मिलकर तुम्हें रोकेंगे। हाँ, हम सब एक हैं। अभी भीड़ ज्यादा है और मेरी शक्ति भी पूरी नहीं है। अभी जाना होगा, रात में वापस आकर बदला लूंगी। इतना सोचकर चंदा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मुखिया सोनम के पास आता है। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से हम सब बच गए। मुखिया जी, एकता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। हम सब एक रहेंगे तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। चंदा फिर गांव में आती है। सुबह बच गए थे, लेकिन अब नहीं बचेंगे। आज मैं बदला लेकर ही रहूंगी। फिर चंदा एक घर में घुस जाती है जहां एक पति पत्नी सो रहे होते हैं और पास में उनकी मासूम बच्ची रो रही होती है। चंदा धीरे धीरे बच्ची की ओर बढ़ती है। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही होती है। मैं इस बच्ची को मार दूंगी। फिर चंदा उस मासूम बच्ची को लेकर वहां से चली जाती है। उसी समय उसकी माँ निशा की नींद खुल जाती है। ये क्या? मेरा बच्चा कहाँ है? कोई है क्या? बचाओ, मेरा बच्चा चोरी हो गया। निशा जोर जोर से रोने लगती है। तभी सोनम वहां पहुंच जाती है। क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मेरी बेटी, लगता है वही जादूगरनी की बेटी ले गई है। देखो उसके पैरों के निशान। वो मेरी बेटी को जंगल की तरफ ले गई है। मुझे मेरी बेटी चाहिए। ठीक है, मैं आपकी बेटी को सुरक्षित लेकर आऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। फिर सोनम जंगल की ओर चल देती है। थोड़ी दूर जाकर उसे बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे, ये रोने की आवाज़ इधर से आ रही है। मुझे वहीं जाना चाहिए। सोनम आगे बढ़ती है। उधर चंदा बच्ची को मारने के लिए आगे बढ़ती है। ये तुम क्या कर रही हो? नहीं, तुम इस बच्ची को नहीं मार सकती। इसे छोड़ दो। अच्छा, तो तुमने सुबह गाँव वालों को बचाया और अब फिर आ गई हो। चलो, अब इससे पहले कि मैं इस बच्ची को मारूं, पहले तुम्हें ही मार दूंगी। तुम जब तक जिंदा रहोगी तब तक मैं गांव वालों से अपना बदला नहीं ले सकती, इसीलिए तुम्हें रास्ते से हटाना ही होगा। फिर चंदा मंत्र पढ़ने लगती है और जादुई छड़ी सोनम पर रखती है, लेकिन सोनम को कुछ भी नहीं होता। क्या मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? मैं तुम्हें मार क्यों नहीं पा रही? तुम्हें खुद समझना चाहिए कि तुम मुझे क्यों नहीं मार पा रही हो। इतना होते ही एक साधु महाराज वहाँ प्रकट होते हैं और हल्की मुस्कान के साथ सब कुछ देखते हैं। साधु महाराज, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्योंकि तुम दोनों सगी बहनें हो। तुम्हारा जादू पूरी दुनिया पर चल सकता है, लेकिन अपने ही खून पर कभी काम नहीं करेगा। क्या सच में ये मेरी बहन है? हाँ बेटी। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं बेटी, मैं तुम्हें सच दिखाता हूँ। साधु महाराज अपना हाथ चंदा के सिर पर रखते हैं और उसे उसकी सारी बीती हुई यादें दिखा देते हैं। चंदा को सब कुछ याद आ जाता है। तो जादूगरनी ने मुझसे जो कहा था वो सब झूठ था। मेरे माता पिता को ठाकुर परिवार ने मारा था। हाँ, उन्हीं ठाकुरों ने हमारे माता पिता को मारकर हमारी सारी जमीन अपने कब्जे में ले ली थी। इतने सालों तक हम बिछड़ी रही, लेकिन अब तुम मुझे मिल गई। चलो यहाँ से चलते हैं। पर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला और ये बातें मुझे क्यों बताई? तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकती। अगर तुम अभी गई तो जादूगरनी तुम दोनों को मार देगी। पहले चंदा को उसके जादू के बंधन से आज़ाद करना होगा, क्योंकि वो शक्तिशाली बनना चाहती है। जितने गांव वालों को तुम मारती उतनी ही उसकी शक्ति बढ़ती, इसीलिए उसने तुम्हें इस्तेमाल किया। उसने इतने सालों तक तुम्हारी परवरिश की, इसीलिए तुम्हारा मन भी उससे जुड़ा है। लेकिन जैसे ही तुम उस पर छड़ी रखोगी वो मर जाएगी
और तुम उसके जादू से मुक्त हो जाओगी। इस बच्ची को मुझे दे दो, मैं इसे सुरक्षित उसके परिवार तक पहुंचा दूंगा। फिर साधु महाराज बच्ची को लेकर वहां से चले जाते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतने वर्षों बाद मेरी बहन मुझे मिल गई। मुझे बहुत खुशी हो रही है। दीदी, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतने सालों से एक बड़े झूठ में जी रही थी। अब मुझे अपनी माँ से जाकर बात करनी है। चलो दीदी। फिर दोनों वहां से निकल पड़ती हैं और गुफा में पहुंच जाती है। ये क्या, तुम दोनों यहाँ कैसे आ गई? मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है। आपने मुझसे कितना बड़ा झूठ बोला, मुझे मेरी बहन से अलग किया और मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अब मुझे सब याद आ गया है। तो तुम्हें सब याद आ गया, लेकिन अब सच जान लेने से कुछ नहीं बदलेगा। मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं आपको खत्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। आपने गलत किया, फिर भी आपने मेरी परवरिश की, इसीलिए मैं आपकी जान नहीं लेना चाहती। आपने जो शक्तियाँ दी हैं, मैं उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे मेरी बहन के साथ जाने दीजिए। मुझे ठाकुर से बदला लेना है। तो फिर मेरा क्या होगा? मैंने तुम्हें इतने मकसद से पाला था, अब मैं क्या करूँगी? हमें जाने दीजिए, मैं आपकी हमेशा एहसानमंद रहूँगी। ठीक है, जाओ, लेकिन याद रखना, तुम्हें कभी ना कभी मेरे पास लौटना होगा। नहीं, मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। आपने मुझे पाला है, ये मैं जानती हूँ, लेकिन आपने मुझे चुराया था। अगर आपको मुझे मारना ही है तो अभी मार दीजिए, पर मैं वापस नहीं लौटूंगी। चलो। फिर चंदा और सोनम वहां से चली जाती है। हे ईश्वर, मैं क्या करूं? मैं इसे मारना चाहती हूं, लेकिन मैंने इसे 18 साल तक माँ की तरह पाला है। मैं इसे मार नहीं सकती। वहीं दोनों बहनें ठाकुर की हवेली के पास पहुंच जाती हैं। अब हमें ठाकुर से बदला लेना है। दीदी, पहले आप उसे अपने प्रेम जाल में फंसाओ और उसका भरोसा जीत लो। फिर रात में हवेली का दरवाजा खोल देना, उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। सोनम हवेली के अंदर चली जाती है। अरे तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? मैं बाहर से आई हूँ, मुझे कहीं भी सहारा नहीं मिला। सुना है आप इस गांव के ठाकुर हैं और बहुत अमीर हैं। क्या मैं कुछ दिन यहाँ रह सकती हूँ? बहुत खूबसूरत लड़की है, क्यों ना इसे अपने पास ही रख लो। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ रख सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे ठाकुर और जमींदार पसंद है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, कल ही हम शादी करेंगे। हाँ, क्यों नहीं। दोनों बातें करने लगते हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है। अब सही मौका है, मुझे चंदा को हवेली में अंदर लाना होगा। सोनम पीछे का दरवाजा खोल देती है और चंदा चुपचाप अंदर आ जाती है। अब क्या करे, उसे कैसे खत्म करे? मेरा मानना है कि हमें इसे मार देना चाहिए। इसने पूरे गांव की जमीन हड़प रखी है। हमारे माता पिता की जमीन भी इसी ने छीनी थी। आज सब इसके गुलाम बने हुए हैं। इसके मरते ही सब आजाद हो जाएंगे। ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। चंदा धीरे धीरे ठाकुर के कमरे में चली जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो जादूगरनी की बेटी हो ना? नहीं, याद करो, तुमने किशोर और लता को बेरहमी से मारा था। हम दोनों उन्हीं की बेटियां हैं। हम बदला लेने आई हैं। अच्छा, तो तुम दोनों उसी की औलाद हो, लेकिन फिर भी तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। अब तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर ठाकुर रघुवीर सिंह गुस्से में आगे बढ़ता है। तभी चंदा मंत्र पढ़ती है और अपने जादू से उसके शरीर को जकड़ लेती है। वो हिल भी नहीं पाता। यही सही मौका है, जल्दी से वहाँ पास में रखा खंजर उठाओ और इसे जान से मार दो। तभी सोनम तेजी से खंजर उठाती है और रघुवीर सिंह के सीने में खोद देती है। वो तड़पने लगता है और वहीं गिर जाता है। अब चलो,
हमें गांव वालों को सारी सच्चाई बतानी है। हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी जमीन के कागज लेकर आती हूँ। फिर सोनम जल्दी से जमीन के कागज लेकर आती है और दोनों बहनें गांव की चौपाल की ओर चल पड़ती हैं। थोड़ी ही देर में सभी गांव वाले वहां इकट्ठे हो जाते हैं और सोनम उन्हें सारी सच्चाई बता देती है। क्या तुम दोनों किशोर की बेटियां हो? ये तो सच में चमत्कार है। मैंने आप सबके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। ये लीजिए जमीन के कागज। अब ठाकुर मर चुका है, आप सब आजाद हैं। क्या सच में जमीन के कागज है? सभी गांव वाले खुशी से झूम उठे। सोनम जमीन के कागज सबको बांट देती है। गांव में फिर से खुशहाली लौट आती है। सब लोग सुख शांति से जीवन जीने लगते हैं और दोनों बहनें अनीता और उसके पति गोपाल के साथ रहने लगती हैं।